गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देख रहे हैं 11th क्लास अकाउंट की 11th क्लास, और ये क्लास आपकी अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल से है। ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि कोरोना की वजह से आपकी ऑफलाइन क्लासेस लग नहीं पा रही, इस वजह से आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो आपको एक चीज़ हम आप पहले बता दें कि यदि आपको क्वेश्चन में या किसी थ्योरी को समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले कि हम जो कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो क्यों सब्जेक्ट लेते क्यों हैं। उसके कुछ रीज़न हैं कि जब कोई पर्सन सब्जेक्ट सिलेक्शन करता है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। एक तो फ्रेंड सर्कल होता है ना, कुछ फ्रेंड के साथ पढ़ना चाहते हैं, उसने कोई सब्जेक्ट लिया तो वो भी उस सब्जेक्ट को ले लेते हैं। एक फ्रेंड से रिलेटेड हो सकता है रीज़न। दूसरा फैमिली, कुछ पर्सन्स को फैमिली फोर्स करती है कि आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना ही है। ऐसा नहीं हम कॉमर्स की बात करें, कॉमर्स भी हो सकता है वो सब्जेक्ट, साइंस भी हो सकता है, आर्ट्स भी। फैमिली सपोर्ट फोर्स करती है कि भाई आपको साइंस लेके पढ़ना है या कॉमर्स लेके पढ़ना है या आर्ट्स लेके पढ़ना है, इस टाइप का। तो मतलब एक रीज़न हो सकता है कि फ्रेंड के साथ है ना हम चले जाते हैं, दूसरा फैमिली का फोर्स होता है, और थर्ड हम देखते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा ईजी है, ठीक है। एक तो इजी देख लेते हैं, या कुछ व्यक्ति अपने पहले से फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं। तो मेन तो ये होता टफनेस और इजी, डिफ़िकल्टीज है ना, डिफ़िकल्ट कितना है और इजी कितना है, उसकी वजह से भी हम ये सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक। डिफ़िकल्टीज और इजी के बेस पर भाई कुछ टफ चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो वो साइंस वगैरह ले लेते हैं, कुछ इजी तो कुछ आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं। कॉमर्स एक्चुअली मीडियम सब्जेक्ट है, ना तो टफ है ना इजी है। तो हमें आप हमें ये बताएंगे, आज व्हाट्सएप पर रिप्लाई करेंगे मुझे, ठीक, कि आपने जो कॉमर्स सब्जेक्ट सिलेक्शन किया है वो क्यों किया, उसका रीज़न क्या है कॉमर्स लेने का, आप हमें ये बताएंगे। ये रिप्लाई जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं वो हमें इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे कि आपने कॉमर्स क्यों लिया है, ठीक। अब दूसरा काम आज आपका जो वर्क है, होमवर्क, एक तो आपको हमने ये बता दिया आपको रिप्लाई करना, दूसरा आपको लर्न करना है। क्या लर्न करना है कि जो हमने आज आपको थ्योरी हम पढ़ाने वाले हैं वो थ्योरी आपको लर्न करना है, ठीक। चले तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉमर्स जो है एक्चुअल में कॉमर्स है वो बिजनेस कहलाता है ना। कि यदि कोई व्यक्ति कॉमर्स लेता है इसका मतलब वो बिजनेस करेगा। भाई आप CA, CS, ICWA ये करते हैं, ये अलग बात है, लेकिन कॉमर्स लेने का मतलब यही माना जाता है कि आप बिजनेस क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में कोई बिजनेस प्लानिंग है, ठीक है। तो पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा जो कॉमर्स सब्जेक्ट है वो बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस ही रहता है। तो हमें बिजनेस पता होने की एक्चुअल में बिजनेस होता क्या है। तो देखेंगे हम, ऑल दोज एक्टिविटीज परफॉर्म टू अर्न इनकम आर जनरली नोन एज बिजनेस। जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो मनी अर्न करने से रिलेटेड होती हैं वो बिजनेस कहलाती हैं। वो सभी एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं, बिजनेस कहलाती हैं। बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक, तो ये मेरा जॉब है एक्चुअल में। और जो आपकी स्कूल वाले जो हैं आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं, टीचर रखे हुए हैं, वो जो काम कर रहे हैं वो उनका क्या है, बिजनेस है। अब इस तरीके से हम देखेंगे, हम अकाउंटिंग में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग की हम परिभाषा डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी। तो ये बुक कीपिंग है वो क्या है एक्चुअल में, तो मीनिंग क्या है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है और साइंस भी, जो कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को क्या करता है, रिकॉर्ड। अब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, यहां पर आप मॉनेटरी ट्रांजेक्शन समझेंगे, ठीक है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या होंगे, जो हम
पैसा अर्न करने के लिए करते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन, जितना भी एक्टिविटी हम पैसा अर्न करने के लिए करते हैं वो मॉनेटरी है। जो मनी रिलेटेड, जितने भी ट्रांजेक्शन मनी रिलेटेड हैं वो कौन से कहलाते हैं? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। और जो मनी रिलेटेड ना हो, ऐसे ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी, है ना, जो मनी से रिलेटेड ना हो उनको हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहलाते हैं वो। तो यहां पर हमारी डेफिनेशन जो है वो क्या है? ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन वाई विच द, जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। बाय विच द बिजनेसमैन इज इजीली एबल टू असेस, है ना, जिससे बिजनेसमैन आसानी से असेस हिज फाइनेंशियल पोजीशन, अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन असेस कर पाए, एंड रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस एट एनी टाइम, और अपने बिजनेस का रिजल्ट भी कभी भी वो ले सके, ठीक है। तो ये आपकी बुक कीपिंग की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग। एक्चुअल में जो आपकी अकाउंटेंसी है और अकाउंटिंग दोनों कैसे हैं? सेपरेट, अलग अलग हैं, डिफरेंट, ठीक है। अब मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है तो देखेंगे। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस की लैंग्वेज है। अब बिजनेस की लैंग्वेज कैसे है वो हम समझेंगे सबसे पहले। तो यहां पर देखेंगे हम आपको एक एग्जांपल, जैसे हम आपसे बोलेंगे कि आपको राइट डाउन क्या करना है, क्या लिखना है? सैलरी पेड टू राम 1000 रुपीज। तो आप कैसे लिखेंगे? आपकी बात कर रहा हूं मैं कि आप कैसे लिखेंगे। देखो मैं यहां लिख के बता रहा हूं, सैलरी पेड टू राम, ठीक है। आप ऐसे ही लिखेंगे 1000 रुपीज, ठीक है, ये लिख दिया आपने। आप क्या, जो नॉन कॉमर्स जितने भी व्यक्ति हैं वो ऐसे ही लिखेंगे सैलरी पेड टू राम, लेकिन कॉमर्स का व्यक्ति जो है वो इसको कैसे लिखेगा आप ये देखेंगे। यहां पर यदि मैं लिखता तो कैसे लिखूंगा? ये मेरे लिखने का तरीका, मतलब कॉमर्स का व्यक्ति जो है वो इस टाइप से लिखेगा। आप ऊपर वाला तो पढ़ सकते हैं लेकिन नीचे वाला रीड नहीं कर पाएंगे क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर वे में आप रीड नहीं कर पाए। एक्चुअल में इसको हम पढ़ते कैसे हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये लैंग्वेज है जो कि कॉमर्स का व्यक्ति ही समझ पाता है, एक आर्ट वाला और साइंस वाला इसको नहीं समझ पाएगा। तो देखो क्या लिखा, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लैंग्वेज है कि नहीं? आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे जब तक कि आप कॉमर्स अकाउंटिंग नहीं सीख लेते हैं, तब तक आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट, रिकॉर्डिंग करने का एक आर्ट है। क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग और बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये क्या करता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, समराइजिंग करता है, इंटरप्रिटेट करना मतलब कंपैरिजन करना, ठीक है। विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, जिनको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को, इन अ सिस्टमेटिक मैनर ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, और सिस्टमेटिक मैनर में कंटिन्यूस बेसिस पर ये रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको डिफरेंस बता दें, है ना। जो आपकी अकाउंटेंसी है वो जहां उसका वर्क कंप्लीट होता है वहां से स्टार्टिंग होती है आपकी अकाउंटिंग, ठीक है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग से अकाउंटेंसी जहां उसका वर्क कंप्लीट होता है उस जगह से स्टार्टिंग क्या होती है आपकी अकाउंटिंग, ये डिफरेंस है। तो जो अकाउंटिंग है बहुत इस ब्रॉड लेवल पर होता है, ठीक। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अकाउंटिंग, जो हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट पढ़ेंगे तो वो किसने डिस्कवर किया हुआ है, वो पर्सन कौन था जिसने अकाउंटिंग डिस्कवर की है, इन्वेंशन किया हुआ है, तो हमें उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि द इन्वेंशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम या अकाउंटिंग डिस्कवर करने वाले की बात कर रहे हैं हमें ना। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो अकाउंटिंग का ही, बुक कीपिंग आपका जो अकाउंटेंसी उसी का एक पार्ट है, एक चैप्टर है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें, द इन्वेंशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम took place in 15th century. This system was founded by Lucas Pacioli. किसने डिस्कवर किया था? लूकास पेसियोली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ लूकास पेसियोली, इसी ने आपकी
अकाउंट बनाई है और इसी ने क्या बनाई आपकी डबल एंट्री सिस्टम इन 1494। कब बनाया? 1494। और सिटीजन ऑफ वेनिस सिटी ऑफ इटली, ये कहाँ का सिटीजन था? वेनिस सिटी, इटली की वेनिस सिटी का था ये पर्सन। he in his book Decomputed Compute Set Scriptures, उसने एक बुक लिखी हुई है Decomputed Set Scriptures, made reference for the first time of the word journal and leisure। इस बुक में फर्स्ट टाइम जर्नल और लेजर वर्ड का क्या किया गया है? यूज किया गया है। दिस बुक वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन लंदन। इस बुक का इंग्लिश में लंदन में ट्रांसलेशन किया गया। कब? 1543 में। द बुक रिटन बाय एडवर्ड जोन्स इन 1795 टाइटल इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। जो एडवर्ड जोन्स थे उन्होंने 1795 में एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था? इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। वॉज द मोस्ट पॉपुलर बुक, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक था। ठीक, आफ्टर passes of time and gradually changes, this system becomes popular in business house in every part of the world। मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड में ये बुक्स फेमस है। डबल एंट्री सिस्टम आपकी बुक कीपिंग ऑफ सिस्टम है ना, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। अब हम उस पर्सन को भी देख लेते हैं जिसने ये बुक लिखी हुई है, मतलब लूकास पेसियोली। तो वो व्यक्ति है पर्सन लूकास पेसियोली जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या थे? जैसे मंदिरों में पंडित होते हैं है ना, वैसे चर्च में जो पर्सन होता है वो पादरी कहलाता, मीन्स जो वहाँ की पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आपके पादरी कहलाते हैं। ये पादरी थे एक। ये जब कुछ लिखते थे अकाउंट के तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता था, दूसरे पर्सन्स उनको समझ नहीं पाते थे कि क्या लिख रहे हैं। कुछ व्यक्ति तो उनको मैड भी बोलते थे, पागल भी बोलते थे। लेकिन जब उनने अकाउंट को डिस्कवर किया, पूरे वर्ल्ड में उनकी बुक फेमस हो गई, उस चीज़ उस सिस्टम को देखा तो फेमस हो गए व्यक्ति। तब उनको समझ में आया कि व्यक्ति क्या कर रहे थे इतने समय से। ठीक, अब ये जो बुक है इनकी लिखी हुई, ठीक है, लूकास पेसियोली की। नेक्स्ट, कॉमर्स में, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है, इसके पहले आपने कभी कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा नहीं है, तो इसमें कुछ वर्ड हम यूज़ करेंगे, टर्मोलॉजी हम जिसको बोलते हैं, कुछ नए नए वर्ड यूज़ होंगे, टर्म्स यूज़ होंगे, उनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। जब तक हम उनका मीनिंग नहीं पता करेंगे, हमें मीनिंग पता ना हो, हम उनको सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे और बार बार ये रिपीटेड होंगे, इसलिए इनको एक बार अच्छे से समझ लें आप। तो जैसे फर्स्ट दिया हुआ है बिजनेस ट्रांजेक्शन, अभी हमने इसके पहले भी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है बिजनेस ट्रांजेक्शन। एक्चुअली बिजनेस ट्रांजेक्शन होते क्या है देखेंगे तो ऑल सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस आर नोन एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस करते हैं क्या कहलाते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज मीन्स क्या होता है? आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, वही है एक्चुअली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी एक्टिविटीज ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती है। ठीक, इसको हम दूसरे वे में कैसे बोल सकते हैं? व्हेन एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस देयर इज अ चेंज इन असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के असेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल में चेंजेस लाता हो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। आजकल बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो हैं ऑनलाइन होने लगे हैं, तो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। हम ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, वीज़ा कार्ड से परचेसिंग करते हैं, तो वो बिजनेसमैन जो सेल कर रहा है वो उसके लिए क्या कहलाएंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन, क्योंकि उससे उनको पैसा मिल रहा है। तो जो मनी रिलेटेड होते हैं, ठीक है, बिजनेस में जो मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं वो बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखेंगे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये जो पर्सन महिला है, ठीक, वुमेन है, जो क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं। तो जो सेल कर रहा है बिजनेस, ठीक, वो उसके लिए क्या होंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम ऑनलाइन सेलिंग भी करते हैं, वो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे। अब देखेंगे सेकंड पॉइंट टर्मिनोलॉजी में कैपिटल। ठीक है,
तो यहाँ पर देखेंगे कैपिटल क्या है, मीन्स ये लिखा होगा द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी, गुड्स और असेट इंट्रोड्यूस बाय द ओनर। देखो कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, ओनर ऑफ द बिजनेस वाइल स्टार्टिंग द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, है ना। एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस मनी, गुड्स और कैश इंट्रोड्यूस बाय द ओनर वाइल स्टार्टिंग बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जब ऑनर के द्वारा, है ना, बिजनेस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो कैश, गुड्स और असेट इंट्रोड्यूस की जाती है उन सब का टोटल ही कैपिटल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे कैश हमने इंट्रोड्यूस किया 10,000, फिर गुड्स हमने बिजनेस में लगाए, सब स्टार्टिंग की टाइम पे, मतलब जब बिजनेस स्टार्ट करें तभी तीनों एक साथ लगाएं, 20,000 गुड्स। असेट्स हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस की, मान लेते हैं 10,000, इन सब का टोटल कितना होगा 40,000। तो ये 40,000 ही कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। आपकी कैपिटल कितना होगा 40,000। तो देखेंगे हम यहाँ पर, ये आपकी कैपिटल है 40,000। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे हम ड्राइंग्स। व्हेन अ ओनर ऑफ द बिजनेस withdraw some amount of cash or goods from the business for his personal use, then such withdrawal of cash or goods is termed as drawings। जब ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या गुड्स विड्रॉ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। सभी बिजनेस में ऑनर अपनी पर्सनल यूज के लिए कुछ ना कुछ लेता है। भाई उसका जो बिजनेस होगा वही तो बोलेगा। जैसे देखो इस पर्सन का बिजनेस क्या है, आइसक्रीम का बिजनेस है, ठीक है। तो देखो आइसक्रीम खा रहा है कि नहीं, ये देखो आइसक्रीम खा रहा है, अपने पर्सनल यूज के लिए है, अपने घर पे भी ले जा सकता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए, वाइफ के लिए, तो वो पर्सनल यूज है उसका, इसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। ऐसे वो कैश भी है, तो गुड्स ले रहा है, वो कैश भी ले सकता है बिजनेस अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो भी क्या कहलाता है, आपका ड्राइंग्स कहलाते हैं। इन वर्ड को आपको बहुत अच्छे से समझने, बार बार रिपीटेट होंगे, है ना, इन्हीं से आपकी अकाउंटिंग अच्छी होने वाली है। देखेंगे अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, असेट्स। असेट्स ऑल दोज गुड्स which are helpful in running and generating revenue for the business are called as asset of the business। वो सभी गुड्स जो बिजनेस को रनिंग करने में हेल्पफुल होते हैं या रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्पफुल होते हैं वो बिजनेस की असेट्स कहलाते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी वर्ड में प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप मुझे व्हाट्सएप पे उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है। देखेंगे तो असेट्स ये है आपकी, बिजनेस में आपकी बिल्डिंग है तो वो भी आपकी असेट होती है, आपकी कार है वो भी क्या है आपकी असेट, फर्नीचर है वो भी असेट है। तो सभी गुड्स जो बिजनेस में उसको रन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं वो असेट कहलाती है। फॉर एग्जांपल आपकी स्कूल चलाने के लिए भाई क्या जरूरी है, क्या नीड होती है, भाई हमें क्या हो, बोर्ड चाहिए पड़ेगा, बोर्ड चाहिए, हमें फर्नीचर चाहिए, ठीक, फर्नीचर है, बोर्ड, फैन, बिल्डिंग, भाई स्कूल की बिल्डिंग है, ये सब चीजें बिल्डिंग है वो सब क्या कहलाएंगी, असेट्स हैं बिजनेस की, क्योंकि इनके बगैर हम आप स्कूल नहीं चला सकते हैं। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस की मतलब स्कूल की क्या है, असेट्स हैं आपकी। यहाँ तक कि जो पेन चौक भी यूज करती है ना वो भी क्या है, असेट। चले आपको समझ में आया होगा। आगे लायबिलिटीज। देखो मैं बार बार कह रहा हूं यदि आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। एक और चीज, जो भी यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूं आप उसको नोट डाउन कर लें।
मैं आपकी इसका मैं आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा व्हाट्सएप पे। तो आप देखते हैं लाइबिलिटीज, ऑल दोज लोन एंड फंड्स विच द बिजनेस ओव्स टू अदर। ओव्स का मतलब होता है उधार लेना, ओव्स मीन्स क्या होता है, उधार लेना। तो ऑल दोज लोन्स एंड फंड्स विच द बिजनेस ओव्स टू अदर और हैज टू पे टू अदर आर कॉल्ड एज लाइबिलिटीज। वो सभी लोन एंड फंड्स जो बिजनेस ने दूसरे व्यक्तियों से उधार लिए हैं, ओप्स किए हैं, उधार लिए हैं, या दूसरे व्यक्तियों को बिजनेस को पे करना है, वो सभी क्या कहलाते हैं, लाइबिलिटीज कहलाते हैं। ठीक है, ये देखो ये पर्सन जो है, जो देखो आपको ये तो समझ में आ रहा है पैसा उधार कौन ले रहा है, ये व्यक्ति जिसका ये हैंड। ठीक है, मान लेते इसने 10,000 रुपीज के लिए सेकेंड पर्सन से ओप्स की बोरो की उधार लिए, तो इस पर्सन की लाइबिलिटीज कितनी है, 10,000 रुपीज। ये हमने एग्जांपल मान लिया कि 10,000 रुपीज ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम परचेस। भाई परचेस आपने सुना होगा बार बार की परचेसिंग की, लेकिन हर चीज जो हम खरीदते हैं, परचेस करते हैं, वो नहीं होता परचेस, कुछ और भी हो सकता है। ठीक, तो परचेस की डेफिनेशन कॉमर्स में क्या है, अकाउंट में क्या है, वो देखेंगे हम। द गुड्स परचेस्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल। जो गुड्स हमने किस ऑब्जेक्ट से परचेज किया है, रीसेल के ऑब्जेक्ट से, इस टर्म एज परचेज, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज। द गुड्स परचेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ रीसेल इज टर्म एज परचेज। जो रीसेल के पर्पज से परचेज किया गया है उसी को हम परचेज कहेंगे। ये देखेंगे आप, ये बिजनेस में आपने बैंक से कुछ गुड्स परचेज किया हुआ है, आपने वेयर हाउस गोदाम में रख लिया है, किस लिए कि इसको हम फुटकर में सेल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आपका परचेज कहलाएगा। और यदि आप इसको सेल करने के लिए परचेज नहीं करते हैं तो वो परचेज नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेल्स। सेल्स क्या है, द गुड्स सोल्ड विच वर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर ट्रीटेड एज सेल्स। जो गुड्स आपने रीसेल के पर्पज से परचेज किया था उसको ही सोल्ड आउट करना सेल्स कहलाता है। आपने ये गुड्स जो परचेज किया हुआ ये वाला, जब आप इसको सेल करेंगे तब वो सेल्स बनेगा। आप यदि घर का फर्नीचर सेल कर देते हैं वो सेल्स नहीं होगा। ठीक है, आप बिजनेस की असेट सेल करते हैं तो वो सेल्स नहीं होगा। तो मेन चीज क्या होता है, विच वर परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। जो रीसेल के पर्पज से खरीदा था उसको ही सोल्ड आउट करना परचेज कहलाता है ना, सेल्स कहलाता है। सॉरी, क्या कहलाता है, सेल्स। यहां पर देखेंगे आप, ये पर्सन है ना, कुछ ये सेल कर रहे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको, ये भी सेल कर रहा है, ये भी सेल कर रहा है, ये सब सेल कर रहे हैं। इन्हें किस लिए किया था, इनका ऑब्जेक्ट भी था परचेज करने के, परचेज रीसेल का। तो अभी गुड्स जो परचेज किया हुआ सेल कर रहे हैं, इसी सोल्ड कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेल्स। नेक्स्ट क्या देखेंगे, स्टॉक। ये टर्म्स हैं आपकी बार बार अकाउंट में यूज होंगे और आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, है ना। लेकिन जो भी आज हम आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो सब आपको लर्न करना है। कल मैं आपसे पूछूंगा, इसकी मैं पीडीएफ भी आपको सेंड करूंगा। तो देखेंगे आप, स्टॉक, the goods or merchandise kept on the business premises of a shop or warehouse and available for sale or distribution is known as stock। जो गुड्स आपके बिजनेस में, आपकी वेयर हाउस पे या गोदाम पर, शॉप पर रखा हुआ, किस लिए रखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या सेल करने के लिए, उसको हम स्टॉक कहते हैं। अभी सिर्फ हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 पार्ट्स। स्टॉक को हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, द गुड्स विच रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। जो गुड्स आपके बिजनेस में एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड होता है ना, एंड ईयर के एंड में जो अनसोल्ड गुड्स है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, द सेम क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहां लिखते हैं कि 31 दिसंबर आपके पास 10,000 का गुड्स है अनसोल्ड, तो इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, अब 31 दिसंबर के बाद नेक्स्ट डे क्या आएगा आपका, 1 जनवरी।
है ना, बिगनिंग ऑफ द ईयर है, तो 1 जनवरी को जो 10,000 का गुड्स है वही आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ये क्या बन जाएगा आपका, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के। जो एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड गुड्स होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और वही गुड्स नेक्स्ट डे क्या बनेगा आपका, ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक। ये देखेंगे आपका गोदाम में, ये गोदाम में जो स्टॉक रखा हुआ है वो सब क्या कहलाएगा आपका, मतलब जो भी गुड्स रखा हुआ है गोदाम में वो सभी गुड्स क्या कहलाएगा, स्टॉक। यदि ये 31 दिसंबर को है तो क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे हम इसको, और यदि नेक्स्ट डे उसी को हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ठीक, यदि आपको यहाँ पर कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ समझ में यदि प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, और इसकी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पे ही सेंड करूंगा। अब आज का जो आपका होमवर्क है, तो होमवर्क क्या है आपके लिए, फर्स्ट तो यही है कि आपको जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है, टर्मिनोलॉजी की हम बात करें, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कैपिटल, जो आज हमने आपको सब समझाए हैं, कैपिटल, ड्राइंग्स, परचेस, सेल्स, assets, liabilities, स्टॉक, है ना, इनकी डेफिनेशन आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, प्लस अकाउंट की। ठीक है, अकाउंट और अकाउंटेंसी दोनों की, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी दोनों की डेफिनेशन भी आपको लर्न होनी चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपसे इन चीज़ों को ऑनलाइन पूछूंगा। थैंक यू, बाकी हम कल देखेंगे। बाय।